नाना जी अब उठ भी जाइए, कब तक सोती रहेंगी आप? भाभी इतनी भी क्या जल्दी है, उठ जाओगे ना, आज तो वैसे भी संडे है। अरे पर फिर आप ही कहेंगी संडे इतना छोटा क्यों होता है? अरे यार भाभी, आज तो कोई खास काम भी नहीं है, मुझे सोने दो ना। कैसे नहीं है कोई खास काम? आपके लिए कपड़े लेने नहीं जाना क्या? प्रिया की बात सुनकर निशा तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे हाँ, आज तो शॉपिंग पे जाना है। देखो तो शॉपिंग के नाम से कैसे खुश हो गई। बहू तो उससे छोड़ा नाश्ता बना ले। ठीक है मम्मी जी। प्रिया घर के कामों में लग जाती है। तभी उसके ससुर जी बाहर से घर में आते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है भाई, आज नाश्ते में क्या है? नाश्ते में पापा जी आज इडली सांभर और नारियल की चटनी है। अरे वाह बहू, ये तो राज को भी बहुत पसंद थी। जी पापा जी। क्या आप भी सुबह सुबह से बहू को परेशान करने लग गए? अरे मैं तो बस। वाह भाभी, आज तो संडे का माहौल बना दिया आपने। अब जल्दी से खाने को दे दो, फिर हम दोनों मार्केट के लिए निकल जाएंगे। चले तो जाना, लेकिन कपड़े ऐसे लेकर आना जिन्हें तू पहने। मुझे यहाँ दुकान नहीं खोलनी है। अच्छा मम्मी, कौन से कपड़े मैंने नहीं पहने बताओ? ये तो तू पूछ ही मत बेटा। भाभी आप तो ऐसे मत देखो, आपको पता है ना मैंने सारे कपड़े पहने हैं, मेरी बात में सच्चाई है। हाँ हाँ, आपकी बातों में उतनी ही सच्चाई है जितना गधे के सिर पर सींग। प्रिया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और दोपहर के वक्त दोनों ननद भाभी बाजार जाने के लिए घर से निकले ही थे कि तभी पड़ोस में रहने वाली कुसुम टोक देती है, अरे ननद भाभी की जोड़ी कहाँ चली? कहीं नहीं आंटी जी, बस थोड़ा सा मार्केट तक जाना है। अच्छा, वैसे निशा तुम्हारा तो समझ में आता है, लेकिन प्रिया अब तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए ना। मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मैं सब समझ गई आंटी जी, जितना ध्यान आपने भाभी पर दिया ना, उतना ही अगर आप अपने घर में देती तो अच्छा होता। अरे निशा रहने तो ना, ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे लोगों को ऐसे ही बोला जाता है। चलो, हमें वैसे ही लेट हो रहा है। निशा और प्रिया बाजार चले जाते हैं और कुसुम का मुंह बन जाता है। शाम तक दोनों बाजार से घर लौट आती हैं। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। मम्मी जी, वो ननद जी को अन्ना की पाव भाजी खानी थी और वहां बहुत भीड़ थी, इसीलिए टाइम हो गया। वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग ये बताओ खाने के लिए क्या लाए हो? हाँ पापा जी, हम खाने के लिए भी लेकर आए हैं। लाओ भाई, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। प्रिया सभी के लिए पाव भाजी निकालती है और बचा हुआ काम निपटाने किचन में आती है। मम्मी पापा, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? इतना सीरियस होकर क्या सोच लिया भाई तूने? मैंने सोचा है क्यों ना हम भाभी की दूसरी शादी करवा दे। क्या? तो ठीक तो है ना, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाकर आ गई? नहीं मम्मी पापा, आप खुद सोचो ना, भैया को गए 5 साल हो गए और भाभी अकेली है तब से। अकेली कहाँ है? तू है, मैं हूँ, उसकी सहेलियां हैं। हाँ, हमारा परिवार है ना बहू के लिए, और मायके वाले भी तो आते जाते रहते हैं। ये बात नहीं है, मैं भाभी को जब भी कहीं बाहर ले जाती हूँ या हम घूमने जाते हैं तो भाभी उस तरह से खुश नहीं होती। निशा, तू भी जानती है हमने कभी प्रिया को बहू की तरह नहीं माना। तू ऐसे क्यों कह रही है फिर? मैं ऐसा वैसे नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि भाभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आप लोग सोच लो फिर बताना मुझे। ठीक है, अब तो कहती है तो हम भी इस बारे में सोचेंगे। किस बारे में मम्मी जी? यही कि कल नाश्ते में क्या खाएंगे। अरे उसकी चिंता क्यों करती है, कल भी बना दूंगी कुछ न कुछ। ठीक है, चलो अब रात हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। भाभी चलो मूवी लगाओ ना अब। हाँ हाँ, आप चलो, मैं आती हूँ। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गायत्री महेश से कहती है, क्या लगता है आपको? किस बारे में? अरे वही निशा की बात का, प्रिया की दूसरी शादी के लिए। वैसे देखा जाए तो हम कभी ना कभी निशा की शादी कर ही देंगे, और फिर प्रिया के साथ हमेशा तो नहीं रहने वाले। वो तो है, समय का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन प्रिया से पूछ लेना चाहिए कि वो तैयार है या नहीं। ये काम भी निशा ही कर देगी। अगले दिन महेश और गायत्री नाश्ते की टेबल पर निशा से कहते हैं, निशा, हमने भी सोच लिया। अच्छा, क्या सोचा आपने? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी सोचेंगे। हमारी वजह से बहू अपनी खुशियां छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। लेकिन बहू को शादी करनी है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं। भाभी को तो मैं मना लूंगी और पता भी कर लूंगी कि उनका मन है कि नहीं। ठीक है, पहले इतना काम कर लो, फिर हम आगे का देख लेंगे। मैं ऑफिस से आकर भाभी से बात करूंगी। निशा ऑफिस निकल जाती है और शाम को अपनी भाभी से बात करती है। भाभी आपको पता है, मेरे ऑफिस में एक लड़का आया है। क्या बात है ननद जी, आपके मुंह से लड़के की बात? अरे जैसे आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बात तो सुनो। अच्छा अच्छा, बताओ। वो ना बहुत हैंडसम है और अच्छा भी है। अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता मुझे, उसकी कहानी पता है बस। अच्छा, तो क्या है कहानी भाई? वो काफी अच्छा है, लेकिन उसकी ना वाइफ की डेथ हो गई थी।
ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेकिन अब ना वो दूसरी शादी कर रहा है। चलो ये तो अच्छा है, सबको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, है ना भाभी? अब भी यही सोचती हो ना? इसमें सोचना क्या है, ये ठीक ही तो है। तो भाभी आपका क्या प्लान है आगे का? अब आगे तो सोच रही हूँ 4 रोटी गरम बना दूंगी, बाकी तो रखी है। आज दिन में किसी ने खाना ही नहीं खाया ज्यादा। भाभी मैं कह रही हूँ कि आगे का प्लान, मतलब आगे की लाइफ का क्या प्लान है? कहीं आप उस बारे में तो नहीं पूछ रही ना? हाँ, उसी बारे में पूछ रही हूँ। क्या सोचती हो आप? मैं कुछ नहीं सोचती, खाना बनाने में लेट हो रहा है वैसे भी। प्रिया किचन में आ जाती है और निशा उसके पीछे पीछे आती है। भाभी, जब यही बात आपको दूसरों के लिए ठीक लगती है तो अपने लिए क्यों नहीं? नाना जी, मेरी बात अलग है। कोई अलग नहीं है, आप भी इंसान ही हो, आपको भी खुश रहने का पूरा हक है। आपसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मुझे पता है, आप बस हम सबके लिए ऐसे रहती हो, आप अंदर से हैप्पी नहीं हो। मुझे पता है नाना जी, आपको बहुत चिंता है मेरी, लेकिन मैं हैप्पी हूँ। भाभी मैं आपको रेडी कर कर ही रहूंगी, और देखना आपकी बारात का स्वागत भी मैं ही करूंगी। खाना खाइए आप और अपने लिए लड़का ढूंढिए। निशा किचन से बाहर आ जाती है और गायत्री उससे पूछती है, क्या हुआ, बने कुछ बात? भाभी ने तो साफ मना कर दिया, उन्हें शादी नहीं करनी। अरे तो तुझे जबरदस्ती क्यों करानी है? जबरदस्ती नहीं है मम्मी, भाभी को खुश देखना चाहती हूँ मैं। और कैसे मनाएगी? मैंने तो भाभी की प्रोफाइल बना दी है मैट्रिमोनियल साइट पर, भाभी को कोई ना कोई जरूर पसंद आएगा। ठीक है, पर ज्यादा जबरदस्ती भी मत करना। हाँ पापा, आप लोग चिंता मत करो ना। अगले दिन से निशा प्रिया को अलग अलग लड़कों की तस्वीर दिखाने लगती है। ये देखो भाभी कितना हैंडसम है। अरे बाल नहीं है इसके। अच्छा तो इसे देखो, मस्त है ना? ड्रेसिंग सेंस ननद जी। अरे यार रुको, अभी आप रुक जाइए जरा। नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाली, आपको सेटल करके रहूंगी। ये आपके सेटल होने का टाइम है ननद जी। मैं आपकी बात शादी करूंगी, मुझे आपको मेरी शादी में बहुत अच्छा पटाखा बनता दिखना है। क्यों, अपनी शादी में ब्लास्ट करवाना है क्या, जो बहू को पटाखा बनाना है? देखिए ना पापा जी, ये क्या बोल रही है, मुझे आप लोगों से दूर भेजना चाहती हैं। अरे दूर नहीं भेज रही है, अरे वो तो रिश्ते भी अगली गली से ला रही है। मम्मी जी आप भी। बहू मेरी तरफ मत देखना अब। अच्छा तो आप सबकी प्लानिंग है ये, आप भी सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। भाई मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। नाना जी मेरी शादी नहीं होगी। ठीक है भाभी, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। आप ये लड़का देखो, ये थोड़ा ज्यादा अजीब है। मैं ढूंढ लूंगी आपके लिए परफेक्ट लड़का। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी कुसुम अंदर आते हुए कहती है, अरे गायत्री, ये सब क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बहू की प्रोफाइल शादी वाली साइट पर। अरे वो तो अब तुम अपनी बहू की शादी करवाओगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों बनाई है प्रोफाइल, बताओगी जरा। एक्चुअली आंटी ऐसा है, मैं अपनी भाभी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। आप तो मुझे ये बताइए कि आपकी तो दोनों बेटों की शादी हो गई है, तो आप मैट्रिमोनियल साइट पर क्या कर रही हैं? निशा क्या बोल रही है तू? अब इस उम्र में कुसुम शादी थोड़ी ना करेगी। आंटी जी, आपकी प्रोफाइल तो मैं बहुत पहले देख चुकी थी, लेकिन मेरी आदत नहीं है ना पूरे मोहल्ले में भंडारा करने की। कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। और आपकी तलवार की तरह। अब आप खुद जाएंगी या मैं कोई व्यवस्था करूं? अरे जा रही हूँ और कभी आऊंगी भी नहीं अब। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपको भी अच्छा पार्टनर मिल जाए और आप यहाँ कभी ना आए। कुसुम वहां से चली जाती है। अनीशा प्रिया की तरफ देखती है। देखा ना, आंटी तक ढूंढ रही है, तो आप क्यों नहीं? अरे मेरा मन नहीं है। इतना कहकर प्रिया वहां से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहती है, मैं अपना सूट उठाने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। प्रिया घर से निकलकर नुक्कड़ तक पहुंच चुकी थी और वहां पर खड़े होकर रिक्शा का इंतजार करने लगी थी। तभी किसी ने उसे टोका, अरे प्रिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बस 2 महीने पहले ही इंडिया वापस आया हूँ। अच्छा, और क्या करती हो आजकल? बस अपना बिजनेस सेट कर रहा हूँ। सही है यार। तुम कितना चेंज हो गई हो, स्कूल में तो बच्ची सी लगती थी, अब लगता है एक बच्ची की माँ हो। हाँ, तो तुम भी तो 2 बच्चों के पापा लगते हो। अरे नहीं, अभी मैं तो नौजवान हूँ। वैसे मेरा घर यहाँ आगे ही गली में है। तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मेरी ससुराल यहाँ पीछे वाली गली में है। तुम शादीशुदा लगती तो नहीं हो। अब वो मेरे हस्बैंड 5 साल पहले। ओह सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं चाहती हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं कभी तुमसे मिलने। हाँ आ जाना, मैं अपने घर वालों से मिलवा दूंगी।
प्रिया रिक्शा पकड़कर चली जाती है। अगले दिन राहुल घर के बाहर खड़ा इधर उधर झांक रहा था। ओए, कौन हो तुम और क्या देख रहे हो? अरे वो मैम। क्या वो मैं? काम क्या है? अरे वो प्रिया यहीं रहती है क्या? प्रिया मेरी भाभी है, लेकिन तुम कौन हो? आप उनको जरा बुला देंगे, वो बता देंगी। रुको। निशा घर के अंदर आती है और प्रिया से पूछती है, भाभी, कोई राहुल आपसे मिलने आया है। राहुल अभी आ गया? आप जानती हो उसे? हाँ, मेरे स्कूल का दोस्त है, हम साथ में ही पढ़े हैं। अच्छा, मैं उन्हें अंदर बुला कर लाती हूँ। निशा वापस जाती है और राहुल को अंदर बुला कर लाती है। वो मुझे पता नहीं था ना। आइए ना, अंदर आइए। हाँ, वैसे कितने साल हो गए प्रिया की शादी को? 7 साल। अच्छा। वैसे आपकी शादी तो हो गई होगी। अरे नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी, मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। अच्छा, ये बात है। भाभी आइए, आपके दोस्त आए हैं। किसके दोस्त है भाई? हमें भी तो मिलवाओ। भाभी के साथ स्कूल में पढ़ाई की है इन्होंने। अच्छा अच्छा, और बताओ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल जी। कौन कौन है बेटा तुम्हारे घर में? मैं अकेला ही रहता हूँ। अरे अकेले क्यों? शादी नहीं हुई तुम्हारी? क्या मम्मी जी, आप लोग शादी की बातों में लग गए। शादी इसलिए नहीं की क्योंकि किसी ने एक बार मुझे मना कर दिया था, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। अच्छा, कौन थी वो? अपनी भाभी से पूछो, ये भी साथ ही पढ़ाई की है मेरे। क्या पुरानी बातों को याद करना। हाँ, नई बातें बनानी चाहिए अब तो। राहुल प्रिया के ससुराल वालों से घुल मिल चुका था और अब उसका आना जाना शुरू हो गया था। और राहुल, पता है ना 12th क्लास में कैसे तुम सीढ़ियों से नीचे सीधा मैडम के पैरों में गिर गए थे। अरे बस यार, याद मत दिलाओ। तुम अपना भी बताओ, तुमने पीटी वाले सर की चाय में नमक डाल दिया था। क्या हो बहू, तुम इतने शैतान थे। अरे अंकल, इतना ही नहीं बल्कि इससे तो और भी बड़ी बड़ी हरकतें की है। अरे शांत हो जाओ, अब मेरी बेइज्जती मत करवाओ। क्यों, सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? आप लोग बैठकर बात करो, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, बहुत भूख लग रही है, मैं आता हूँ किचन में तुम्हारी मदद करना। राहुल प्रिया के साथ किचन में जाता है। निशा कहती है, मम्मी पापा, क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? राहुल अच्छा लड़का है और बहू भी बहुत खुश है उसके साथ। मुझे तो लगता है भाभी ने ही राहुल को मना किया था स्कूल में। अरे वो जो भी हुआ हो, मुझे लगता है हमें प्रिया से बात करनी चाहिए राहुल को लेकर। हाँ, राहुल के जाने के बाद पूछती हूँ मैं। रात का खाना खाकर राहुल अपने घर जा चुका था और प्रिया सबके साथ बैठी हुई थी। भाभी, राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है, नहीं? हाँ, वो तो है, उसकी आदत बचपन से ही ऐसी है। बिंदास, खुशमिजाज, बढ़िया एकदम। हाँ, मैं सोच रही हूँ वो भी सिंगल है, हम आपके लिए लड़का देख रहे हैं तो। निशा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी राहुल ने दरवाजे से जवाब दिया, मैं तो तैयार हूँ, प्रिया तुम बताओ। अरे तुम कहाँ से टपक गए? अरे मेरा फोन रह गया था। अच्छा, लो ये फोन और जाओ यहाँ से। मुझे जवाब तो दे दो। अरे राहुल जी, अब भाभी को आप मनाइए ना, शादी की तैयारी मुझ पर छोड़िए। राहुल वहां से चला जाता है और अगले दिन अपने घर से नाश्ता बनाकर प्रिया के लिए ले आता है। ये नाश्ता कौन लाया? मैं लाया हूँ। अब सारा काम तुम ही थोड़ी ना करोगी। अच्छा, इतनी हेल्प करनी है ना, तो चलो झाड़ू पोछा भी कर दो। झाड़ू पोछा तो क्या, मैं तो खाना भी बना दूं। इससे अच्छा राहुल तू आज कहीं घुमाने ले जाए इसे। अरे मम्मी जी, बिजी होगा ना राहुल। बहू तू तो कह रही थी घूमने जाना है घूमने जाना है, अब चलिए जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है मम्मी जी। चलो, भाभी ने शुरू तो किया कुछ। सच में शादी तक बात ले जाना कितना मुश्किल है। शादी की बात अभी आई नहीं है। अरे आ जाएगी भाभी, जब आपको ठीक लगने लगेगा तभी ले आएंगे। प्रिया और राहुल घूमने निकल जाते हैं और घूमते हुए एक पार्क में पहुंचते हैं। कितना अच्छा टाइम था ना जब हम स्कूल के ग्राउंड में खेलते थे। सच में लाइफ तो तभी अच्छी थी। तब लाइफ इसलिए अच्छी नहीं थी कि हम छोटे थे और ग्राउंड में खेलते थे। तब लाइफ इसलिए अच्छी थी क्योंकि हमारे पास दोस्त थे। हाँ वो तो है, दोस्तों के दम पर हम किसी से भी लड़ लेते थे। हाँ, भले ही प्ले ग्राउंड नहीं है लेकिन लाइफ तो है, हमें लड़ना तो है ही। तुम कब तक अकेले सब सहोगी? मैं खुश हूँ। तुम्हें मैं और खुश देखना चाहता हूँ। और देखो ना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें खुशी तो देखना चाहते, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो तुम क्या सोचते हो? वही जो मैं पहले सोचा करता था। मैं सोचकर बताती हूँ। ओके, चलो घर चलते हैं। राहुल प्रिया को घर छोड़कर चली जाता है। कैसा लगा भाभी, मतलब घूमकर? आप लोग मुझे कम प्यार करना शुरू तो नहीं कर देंगे ना घर से निकालने के बाद?
अरे बिल्कुल भी नहीं, हम तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी वक्त हमारे पास आ सकती है बेटा। और मैं तो हमेशा आपके लिए खड़ी रहूंगी भाभी। ठीक है, फिर मैं भी आगे बढ़ने को तैयार हूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। निशा राहुल को कॉल करती है। बारात लाने की तैयारी कीजिए राहुल जी, दुल्हन रेडी है। और आप भी बारात के स्वागत की तैयारी कर लीजिए प्रिया की ननद जी। कुछ ही दिनों में प्रिया की दूसरी शादी राहुल से हो जाती है और प्रिया समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को नीचा दिखाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी राहुल के साथ जीने लगती है। सुनिए, अखबार बाद में पढ़ लीजिएगा, शादी में अब बस 2 हफ्ते बचे हैं। कल पंडित जी पूछ रहे थे कि पूजा का सामान कब आएगा और वो हलवाई को एडवांस देना था, वो कब दोगे? परसों तो वो घर भी आया था। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह शुरू हो गई, दे देंगे एडवांस, कौन सा भागा जा रहा है वो। और पूजा का सामान लिस्ट बन गई है क्या? लिस्ट तो परसों की बनाकर आपके पर्स में रखी है, आप देखते ही कहाँ है। आज शाम को मेरे साथ चलिए, साड़ियों की मैचिंग वाली चूड़ियां लेनी है और वो मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी फाइनल करने हैं। शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा। आज शाम को? आज तो शर्मा जी के साथ थोड़ा काम था। एक काम करते हैं, कल चलते हैं या फिर देखते हैं क्या करना है, शाम तक बताता हूँ। बस ये सेंटेंस सुनते ही योगिता जी का पारा चढ़ गया। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। हर काम आखिरी वक्त पर करते हैं। बेटी की शादी है, कोई मजाक नहीं है। अगर इन वक्त पर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी दुनिया बेटी की शादी की तैयारी जल्दी से पूरी करना चाहती है, एक फिक्र होती है, और आप अभी भी देख रहे हैं। अरे पारुल बेटा, देख अपनी माँ को, बीपी बढ़ा रही है फालतू में। सब हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। टेंशन लेने से काम जल्दी थोड़ी होता है। तुम चिंता मत करो योगिता, सब मैनेज हो जाएगा। लाओ थोड़ा पोहा और दो। पारुल चुपचाप नाश्ता करते हुए ये सब देख रही थी। उसे अपने पापा बहुत प्यारे थे, लेकिन उनकी ये आदत हर चीज को टालना, हर चीज को देखते हैं पर छोड़ देना उसे सख्त नापसंद थी। वो मन ही मन सोच रही थी, उफ, पापा भी ना कभी कोई चीज टाइम पर प्लान नहीं करते। मम्मी बेचारी हमेशा घबराहट में रहती है। थैंक गॉड कि आकाश ऐसा नहीं है। हमारी मुलाकातों में तो वो हमेशा वक्त पर आता था। कम से कम मेरी शादीशुदा जिंदगी में ये देखते हैं वाला ड्रामा तो नहीं होगा। हम दोनों तो हर चीज परफेक्ट प्लानिंग के साथ करेंगे। पारुल ने नाश्ता कंप्लीट किया। उसके मन में आकाश को लेकर सुकून था कि आकाश और हस्बैंड जैसा नहीं है। कुछ दिनों बाद पारुल की शादी का दिन भी आ गया और बड़े ही धूमधाम से पारुल और आकाश की शादी हो गई। पारुल अब अपने नए घर, अपने ससुराल में थी। घर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। यमुना जी बहुत ही हंसमुख महिला थी और प्रियंका तो पहले दिन से ही उसकी दोस्त बन गई थी। ये लो बेटा, ये हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन हैं और अब ये तुम्हारे हैं। अब से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, खुश रहो। थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी, भाभी को कंगन तो दे दिए, पर भैया को बोलो कि भाभी को कहीं घुमाने ले जाएं। अभी तो नई नई शादी हुई है, घर में ही बैठे रहेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पारुल जहाँ बोलेगी वहाँ ले जाऊंगा। आज से यही तो बॉस है। क्यों पारुल, खुश तो होना यहाँ? बहुत खुश हूँ आकाश, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। पारुल को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। आकाश उसका बहुत ख्याल रखता था। अगर पारुल पानी भी मांगती तो आकाश तुरंत हाजिर कर देता। देखा, मैंने कहा था ना, आकाश पापा जैसा बिल्कुल नहीं है। कितना एक्टिव है, कितना ध्यान रखता है। मेरी लाइफ तो सेट है। शादी को 10 दिन बीत चुके थे। मेहमानों का आना जाना अब कम हो गया था। घर की दिनचर्या सामान्य होने लगी थी। शाम का वक्त था। यमुना जी, पारुल और आकाश हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। प्रियंका टीवी देख रही थी। आकाश बेटा, अब तो रस्में भी खत्म हो गई। तू ऑफिस भी ज्वाइन करने वाला है अगले हफ्ते से। मैं कह रही थी कि पारुल बेचारी 10 दिन से घर में ही है। तुम दोनों कहीं बाहर हो आओ। कोई हनीमून का प्लान बनाया है या नहीं? या फिर पास में ही कहीं घूमने चले जाओ 2-4 दिन के लिए। हनीमून? उसने उम्मीद भरी नजरों से आकाश की तरफ देखा। उसने मन ही मन मनाली या गोवा के सपने सजा रखे थे। हाँ मम्मी, जाना तो है। सोच रहा हूँ कहीं अच्छी जगह ले जाऊं, पर अभी ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड आने वाला है और अभी टिकट वगैरह भी महंगे होंगे। अरे तो क्या हुआ, नई शादी है, पैसा तो ऐसे ही आता जाता रहेगा, पर वक्त नहीं लौटता। प्लान कर ले कुछ। हाँ हाँ कर लेंगे मम्मी, कौन सा भागा जा रहा है पहाड़। अभी थोड़ा सेटल हो जाए फिर आराम से प्लान करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगले महीने या उसके बाद। क्यों पारुल, ठीक है ना? अभी जल्दी क्या है, देखते हैं क्या करना है, मैं बताता हूँ बाद में। जैसे ही आकाश ने कहा देखते हैं क्या करना है,
पारुल के कानों में घंटियां बजने लगी। 1 मिनट, ये क्या बोला इसने? देखते हैं क्या करना है। ये तो पापा वाला डायलॉग है। वही टोन, वही लापरवाही, वही टाल मटोल। नहीं नहीं पारुल, तू ज्यादा सोच रही है। आकाश बस बिजी होगा, वो पापा जैसा नहीं हो सकता। पर दिल क्यों बैठ रहा है मेरा? जी, आपको जैसा ठीक लगे आकाश। पर वो आपने कहा था कि हम शादी के तुरंत बाद जाएंगे। अरे कहा था बाबा, ले जाऊंगा, बस थोड़ा मौसम ठीक होने दो। अभी तो बहुत गर्मी है बाहर। घर पर एसी में बैठो और आराम करो। और भैया, ये आपका मौसम कब ठीक होगा पता नहीं। मैं पिछले 2 सालों से आपके मौसम ठीक होने का वेट कर रही हूँ। प्रियंका की बात पर पारुल ने भी जबरदस्ती की हंसी हंस दी। शादी के शुरुआती दिन ऐसे ही बीत चुके थे। एक दिन पारुल बेड पर बैठी लैपटॉप पर वीकेंड गेटवे सर्च कर रही थी। आकाश कमरे में आया और बेड पर लेट गया। आकाश देखो, लोनावला में एक बहुत प्यारा रिजॉर्ट है। इस वीकेंड वहाँ डिस्काउंट भी चल रहा है। हमने हनीमून तो कैंसिल कर दिया था, कम से कम इस वीकेंड चलें। फ्राइडे शाम को निकलेंगे और संडे को वापस। क्या कहते हो? यार पारुल, आज ऑफिस में बहुत काम था, बॉस ने जान ही ले ली। लोनावला का प्लान अच्छा है, पर इस वीकेंड शायद मुझे थोड़ा पेंडिंग काम निपटाना पड़े। एक काम करते हैं, अगले वीकेंड का पक्का करते हैं, या फिर देखते हैं संडे को अगर मूड हुआ तो पास में कहीं ड्राइव पर चले जाएंगे। अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। अगले वीकेंड मूड हुआ तो? आकाश, पिछले 3 हफ्तों से यही सुन रही हूँ मैं। पहले काम, फिर थकान और फिर कुछ और। पापा भी यही करते थे और अब आप भी। अरे पक्का चलेंगे बाबा, तुम टेंशन मत लो, बस अभी सोने दो। पारुल ने लाइट बंद कर दी और अंधेरे में छत को घूरने लगी। वो चाहती थी वो आकाश के साथ बाहर जाए, हाथों में हाथ हो, सुनहरा सफर हो, लेकिन आकाश बस टालता जा रहा था। आज रविवार था, पारुल आराम से सो रही थी। आज तो आराम का दिन है। आकाश ने कहीं जाने का प्लान तो किया नहीं है, तो आराम से आज थोड़ी देर से उठूंगी। तभी अचानक आकाश ने उसे झकझोर कर उठाया। वो एकदम फ्रेश और तैयार लग रहा था। पारुल, उठो उठो, जल्दी करो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहीं आग लगी क्या? अरे नहीं पगली, आज मौसम कितना अच्छा है। चलो हम अभी बाहर जा रहे हैं, मूवी देखेंगे और फिर लंच करेंगे। मैंने टिकट बुक कर दी है, 12 बजे का शो है। अभी अचानक? आकाश, तुमने कल रात को तो कुछ नहीं बताया। मैं तो अभी उठी भी नहीं हूँ ठीक से। मुझे नहाना है, बाल धोने हैं, नाश्ता भी नहीं बना और मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं। अरे छोड़ो ना ये सब, नाश्ता बाहर कर लेंगे। और मम्मी प्रियंका के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। और बाल धोने की क्या जरूरत है, पोनीटेल बना लो। चलो चलो, लेट हो जाएंगे वरना ट्रैफिक मिलेगा। 15 मिनट में रेडी हो जाओ। 15 मिनट? आकाश, मैं इंसान हूँ, मैगी नहीं। मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। मैंने सोचा था वो नई वाली कुर्ती पहनूंगी, मैचिंग इयररिंग्स पहनूंगी। ऐसे पागलों की तरह कैसे चलूं? अरे तुम्हें वहां कौन देखेगा, अंधेरा होता है सिनेमा हॉल में, और मैं हूं ना देखने के लिए। मैं तो तुम्हें रोज ही देखता हूँ, तुम वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो। प्लीज यार मूड खराब मत करो, जल्दी करो, गाड़ी निकाल रहा हूँ। आकाश सीटी बजाते हुए बाहर चला गया। पारुल बिस्तर पर बैठी रह गई। जिस आउटिंग का वो हफ्तों से इंतजार कर रही थी, वो अब एक रेस बन गई थी। उसने बिना मन के एक सिंपल सी ड्रेस निकाली, चेहरे पर बस क्रीम लगाई और गीले बालों में ही क्लचर लगाकर दौड़ पड़ी। उसके मन की सारी खुशी, सारी तैयारी वाली फीलिंग आकाश की हड़बड़ी ने कुचल दी थी। कार ट्रैफिक में फंसी थी। आकाश गाने गुनगुना रहा था। उसे लग रहा था उसने पत्नी को सरप्राइज देकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन बगल वाली सीट पर पारुल का मुंह फुला हुआ था। वो बार बार शीशे में अपने बिखरे बाल देख रही थी। देखो मेरी शक्ल, कैसी लग रही हूं मैं? लोग सोचेंगे सोकर उठकर आ गई। आकाश, मैंने सोचा था हम अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, फोटो क्लिक करेंगे। सब बेकार हो गया। घर पर खाना भी नहीं बना, वापस जाकर फिर किचन में लगना पड़ेगा। अरे यार पारुल, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हो। लाइफ में थोड़ा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। प्लान करके तो ऑफिस जाते हैं, मजा तो अचानक बने प्लान में है। देखो हम साथ हैं, मौसम अच्छा है, गाने बज रहे हैं, और क्या चाहिए? यही तो तुम चाहती थी कब से। प्यार कुछ नहीं होता क्या, बस मेकअप और कपड़ों में ही खुशी है। प्यार होता है आकाश, पर ये भागम भाग नहीं। आपको लगता है कि मुझे घुमा दिया तो ड्यूटी पूरी हो गई, पर मेरे लिए वो एहसास मायने रखता है जो आप कभी नहीं समझते। ठीक है बाबा, सॉरी। अब मुंह सीधा कर लो, सिनेमा हॉल आ गया। मूवी अच्छी थी, पर पारुल का मन कहीं और ही अटका था। उसे आकाश पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी लापरवाह है या बस अलग है। लेकिन एक बात तय थी, उसके सपनों वाला रोमांस तो यहाँ नहीं मिल रहा था। वक्त बीतता गया, छोटी मोटी नोक झोंक के साथ 1 साल गुजर गया। आज उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। पारुल, आज शाम का खाना मत बनाना, तुम लोग बाहर जाकर सेलिब्रेट करो।
हाँ भैया, भाभी को किसी अच्छी जगह पर डिनर पर लेकर जाना और गिफ्ट भी अच्छा सा देना। थैंक यू मम्मी जी। तो जनाब, आज का क्या प्लान है? करना क्या है ये तो बताओ। आज तो सरप्राइज होगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट तो करेंगे ही। शाम को डिनर पर चलेंगे। कहाँ? कौन सी रेस्टोरेंट? मुझे तैयार होना है, उस हिसाब से आज मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। और कितने बजे निकलना है? अरे रिलैक्स करो, शाम को देखते हैं क्या करना है। अभी ऑफिस में एक मीटिंग है, मैं शाम को 5-6 बजे तक फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगा, तब डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं शहर में, टेंशन क्यों लेती हो? आकाश, आज हमारी पहली सालगिरह है, आज के दिन तो कम से कम देखते हैं, मत बोलो। मैं इंतजार करूंगी कि आप कुछ स्पेशल बताओगे। प्लीज आज लेट मत करना। अरे पक्का यार, तुम तैयार रहना, मैं टाइम पर आ जाऊंगा, ट्रस्ट मी। आकाश ऑफिस चला गया। पारुल ने खुद को समझाया, नहीं आज वो निराश नहीं करेंगे, आज एनिवर्सरी है, वो पक्का कुछ प्लान कर रहे होंगे, बस बता नहीं रहे। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, उसे प्रेस किया, मैचिंग ज्वेलरी सेट की। वो शाम का इंतजार करने लगी, ये सोचकर कि आज की शाम यादगार होगी। शाम के 7 बज चुके थे। पारुल ने अपनी शादी की सबसे भारी लाल साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा लगाया था और मेकअप भी परफेक्ट था। वो किसी नई दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। तभी आकाश का फोन आया। पारुल, तुम निकलो घर से, मैं बस ऑफिस से निकल गया हूँ, रेस्टोरेंट पहुंचो, मैं बस 5 मिनट में वहां मिल रहा हूँ। सच्ची? 5 मिनट में? थैंक गॉड, मैं निकलती हूँ, आप लेट मत करना। आज तो आप मुझे देखोगे तो देखते रह जाओगे। पारुल ने यमुना जी के पैर छुए और कैब लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां का माहौल बहुत रोमांटिक था। धीमी रोशनी, मोमबत्तियां और वायलिन बज रहा था। उसने एक टेबल बुक की और आकाश का इंतजार करने लगी। 7:15, 7:30, 7:45, घड़ी की सुइयां भाग रही थी, लेकिन आकाश का कोई पता नहीं था। पारुल ने 3 बार फोन किया, हर बार वही जवाब, मैं ट्रैफिक में हूँ, 2 मिनट। मैम, क्या आप ऑर्डर देंगी या अभी और इंतजार करना है? नहीं, बस 5 मिनट और, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। आसपास बैठे दूसरे कपल्स पारुल को देख रहे थे। एक अकेली सजी धजी लड़की खाली कुर्सी को घूर रही थी। तभी रात के 8:30 बजे रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। आकाश अंदर आया, उसके साथ उसके 2 ऑफिस के दोस्त भी थे। अरे सॉरी यार पारुल, बहुत ट्रैफिक था, और ये देखो रास्ते में ये दोनों मिल गए। इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने लिफ्ट दे दी। अब ये भी हमारे साथ डिनर करेंगे। बैठो यार, आज मेरी ट्रीट है। आकाश, आज हमारी एनिवर्सरी है, ये हमारा डिनर था और तुम 1.5 घंटा लेट हो, और दोस्तों के साथ। अरे तो क्या हुआ, दोस्त ही तो है, सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होता है। चलो अब मुंह मत फुलाओ, वेटर मेन्यू लाओ। पारुल का दिल टूट गया। जिस पल का उसने महीनों इंतजार किया था, वो आकाश की लापरवाही और दोस्तों के शोर में कहीं खो गया। रात को घर लौटकर पारुल ने एक शब्द नहीं बोला, वो सीधे सो गई। आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह पारुल बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। आकाश उसके पीछे आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। पारुल, सुनो ना, आई एम सॉरी यार, कल रात बहुत गड़बड़ हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। वो काम में फंस गया था, फिर दोस्त मिल गए, मैं ना नहीं कह पाया। अगली बार पक्का ऐसा नहीं होगा। आकाश, पिछले 1 साल में कितनी बार आपने यही कहा है। आपको पता है, कल जब मैं वहां अकेली बैठी थी तो मुझे पापा याद आ रहे थे। वो भी मम्मी को ऐसे ही इंतजार करवाते थे। मम्मी घंटों तैयार होकर बैठी रहती थी और पापा कहते थे, देखते हैं, अभी आता हूँ। मैं बचपन में सोचती थी कि मैं कभी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो मेरी कद्र न करे, पर देखो। पारुल की आवाज भर्रा गई। आकाश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और गले लगा लिया। मैं जानता हूँ मैं लापरवाह हूँ, मैं चीजें प्लान नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पारुल आकाश के सीने से लगकर रो पड़ी, लेकिन उस रोने के बाद एक अजीब सी शांति उसके अंदर आ गई। शायद हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। आकाश लापरवाह है, पर दिल के साफ है। अगर मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगी तो सिर्फ लड़ूंगी। मुझे इसे अपनाना होगा, जैसे मम्मी ने पापा को अपनाया था। ठीक है, माफ किया, पर एक शर्त है, आज शाम की चाय आप बनाओगे और उसमें बहाना नहीं चलेगा। डन। उस सुबह पारुल ने समझौता नहीं किया था, बल्कि उसने अपने रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। वक्त गुजरता गया। पारुल और आकाश के बीच अब झगड़े कम और समझदारी ज्यादा थी। पारुल ने आकाश की आदतों को डिकोड करना सीख लिया था। आज दोपहर के खाने में पारुल ने अमृतसरी छोले बनाए थे। सब खाना खा रहे थे। अरे वाह बेटा, छोले तो बहुत बढ़िया बने हैं, मसालेदार एकदम। क्यों आकाश, तुझे कैसे लगे? ठीक ही है। बस ठीक है। अरे इतनी मेहनत से बनाए हैं पारुल ने, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? कम से कम तारीफ तो कर दिया कर। देख बेटा,
इसे तो स्वाद ही नहीं पता चलता, तू बुरा मत मानना। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे पता चल गया है। कैसे भाभी, भैया ने तो कुछ बोला ही नहीं। देखो, अगर इन्हें छोले बहुत पसंद आते तो ये खुद कहते पारुल थोड़े और देना, और अगर बिल्कुल पसंद नहीं आते तो ये थाली किनारे खिसका देते। इन्होंने चुपचाप खा लिया और दोबारा नहीं मांगा। इसका मतलब छोले ठीक है, काम चल जाएगा, पर फेवरेट नहीं है ना आकाश? आकाश ने चौंक कर फोन से नजर हटाई और पारुल को देखा, फिर वो मुस्कुरा दिया। वाह, अब तो मेरे बोले बिना ही मेरी रिपोर्ट आ जाती है। सही कहा मम्मी, पारुल अब मुझसे ज्यादा जानने लगी है। शुक्र है भगवान का, पारुल समझदार है, वरना मैं तो डरती थी कि तेरे इस और ठीक है के चक्कर में रोज महाभारत होगी। अब उसे आकाश की चुप्पी या उसकी टाल मटोल से चिढ़ नहीं होती थी, बल्कि उसे हंसी आ जाती थी। उसने उस देखते हैं कि पीछे छुपे प्यार को पढ़ना सीख लिया था। एक दिन शाम को पारुल और यमुना जी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तभी पारुल का फोन बजा। हेलो आकाश। हेलो पारुल, सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे दोस्त रचित की बर्थडे पार्टी है। हम बस 5 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं तुम्हें पिक करने, बिल्कुल लेट मत करना। अच्छा, 5 मिनट में? ठीक है, मैं रेडी मिलूंगी। फोन कट गया। अरे बेटा, आकाश आ रहा है और तू आराम से बैठी है, जल्दी जा, तैयार हो जा। वो गुस्सा करेगा अगर तू तैयार नहीं मिली तो। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना वाना छोड़, मैं देख लूंगी, जल्दी भाग। अरे मम्मी जी, आप बैठिए, घबराइए मत। मैं भी किचन में जाकर पहले भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, फिर आटा गूंथूंगी और फिर आराम से तैयार होंगी। है, तू पागल हो गई है क्या? वो कह रहा है 5 मिनट में आ रहा है और तुझे भिंडी काटनी है। बेटा, महाभारत हो जाएगी घर में। मम्मी जी, मैं आपके बेटे को अब बहुत अच्छे से जान गई हूँ। उनके 5 मिनट का मतलब होता है कम से कम 1.5 घंटा। अभी तो वो ऑफिस से निकले भी नहीं, फिर रास्ते में किसी दोस्त से बात करेंगे, फिर पेट्रोल भरवाएंगे, फिर ट्रैफिक में फंसेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब कंट्रोल में है। यमुना जी अवाक होकर देखती रही। पारुल ने इत्मीनान से सब्जी काटी, छौंक लगाई, रोटियां सेकी, फिर वो अपने कमरे में गई, अच्छे से अपनी पसंदीदा ब्लैक साड़ी पहनी, बाल जमाए और मेकअप किया। घड़ी में 7:30 बज चुके थे, यानी आकाश के फोन के ठीक 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया, तू तो सही कह रही थी। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। आकाश आ गया। लीजिए मम्मी जी, आ गए आपके लाडले, पूरे 90 मिनट बाद। पारुल ने दरवाजा खोला। आकाश बाहर गाड़ी में बैठा था, शीशा नीचे किया। अरे वाह, तुम तो एकदम रेडी हो, मुझे लगा तुम अभी भी तैयार हो रही होगी। सॉरी यार, वो थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था और फिर रचित का फोन आ गया था। कोई बात नहीं आकाश, मुझे पता था आपके 5 मिनट और मेरे तैयार होने का टाइमिंग अब एकदम मैच हो गया है। आकाश को समझ आ गया कि पारुल उसकी टांग खींच रही है, पर वो भी मुस्कुरा दिया। मान गई पारुल, तूने तो इसे सीधा कर दिया। जाओ बच्चों, मजे करो। गाड़ी चल पड़ी। पारुल ने आकाश का हाथ थाम लिया। उसने अब शिकायत करना छोड़ दिया था। उसे समझ आ गया था कि आकाश की ये लापरवाही और देरी उसकी आदत है, जिसे बदला नहीं जा सकता, बस मैनेज किया जा सकता है।